नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश हांडू जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हांडू साहब, क्या रहा है जिस तरह से यहाँ से रिलीफ कमिश्नर अभी जा चुके हैं और कल आपका जो धरना जो दिल्ली में जंतर मंतर पर होने वाला है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा सा वक्त हो गया है बच्चों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहाँ से रिलीफ कमिश्नर बदले बदले गए हैं। आप दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे, क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने ब्याह पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे समाज जो पिछले 9 महीने से या 10 महीने से जब से रिलीफ कमिश्नर बन के आए हैं, इन्होंने कितनी यातनाएं दी है, वहाँ पे कितने लोगों को परेशान किया है, डिपो बदल दिए, कभी कोई ऑर्डर निकाला है जी आपको लाइव सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। आप तो खैर मीडिया से जुड़े हो, आपने भी काफ़ी कुछ कवर किया है। तो मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे थे पीछे, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट। तो इन्होंने मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की, वहाँ पे इन्होंने साइबर सेल में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की। ऑफिशियल जो इसकी रिलीफ कमिश्नर की चेयर है उसको मिसयूज करने की कोशिश की। ये बात की बात है कि उसके बाद मैंने भी अपना डिफेंड था अपने लॉयर के थ्रू वहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बट ये था कि जो हमारे बेचारे बुजुर्ग वहाँ पे 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर क्या कहते हैं इसको, राशन डिपो ढूंढ रहे हैं, वहां पे पहुंचते हैं, इतनी तपती गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी है बाहर। आज बाहर हम जैसे 50-55 साल के लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे हमारे 70 साल 80 साल की हमारे माताएं, हमारे बुजुर्ग, उनको कितनी अल्टीमेटली बददुआ तो लगनी थी। तो ये उसी का रिजल्ट है कि ये पहला रिलीफ कमिश्नर होगा कि जिसका इतना शॉर्ट टर्नओवर रहा है और इसका इस लेवल पे और इस तरीके से इसका ट्रांसफर हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकते हैं हम? इसका मतलब है कि सरकार को ऑलरेडी रिपोर्ट थी कि ये नाकाबिल रिलीफ कमिश्नर आ गए हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत खराब है क्योंकि हम 32 साल से परेशान हैं। तो इनके ऊपर मैं अभी एक गूगल कर रहा था, इनका ट्रैक रिकॉर्ड शायद आपको मालूम नहीं होगा। ये इनके ऊपर 2006 से एंटी करप्शन ब्यूरो में ऑलरेडी एक चालान पेश किया गया है। इनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी गूगल कीजिए, ये आप देख लीजिए। इनके ऊपर ऑलरेडी एक करप्शन का तो चार्ज चल रहा है। और हर फॉर्चुनेटली मेरे को समझ इस बात की नहीं आ रही है कि जिस आदमी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कन्विक्ट है या वो प्रूव हुआ है, बट जिस आदमी के ऊपर ऑलरेडी चार्जेस हो वही ईमानदारी का प्रमाण दे रहा है। आप ही के एक इंटरव्यू में उसने बोला 32 साल में यहाँ पे जितने भी हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो सारे चोर है। यही एक साहूकार आए थे वहां पे, बाकी सब चोर थे 32 साल से, बाकी सारे दलाल थे वहां पे, बाकी सारे एजेंट थे जो जो इन्होंने उस दिन बकवास करी आपके इंटरव्यू में। तो कहीं ना कहीं तो समाज का रोष तो निकल नहीं था। तो ये एक तरफ की बात हो गई। अब चलो, मैं दोबारा से माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने टाइमली जो हमारी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी होगी और कुछ ना कुछ उनको भी अपनी इनपुट मिला होगा कि ये बिल्कुल नाकारा आदमी है। इस आदमी को जब मैंने सवाल पूछा तो मेरे ऊपर इसने हैरेसमेंट के लिए इन्होंने साइबर क्राइम में मेरे आगे इसमें ऑफिशियल मतलब एज ए रिलीफ कमिश्नर वहां पे इन्होंने कंप्लेंट की मेरे खिलाफ। उसके बाद में ऑडियो में इन्होंने 12:30 बजे रात को, आप वो ऑडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, सब जगह वायरल हुआ है। 12:30 बजे रात को इन्होंने श्रीनगर से मुझे फोन किया। उसके बाद कोई शाहनवाज करके है वहां पे, एक्स मिलिटेंट है, उनके थ्रू मेरे को धमकियां दिलवाई। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि मैं भगवान की दया से, ऊपर वाले के अलावा किसी से डरता नहीं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है। मैंने 90 में भी उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया, 2008 में भी अपने दम पे मैं फारूकुल्लाह के आगे इलेक्शन लड़ने गया हूँ और समाज के लिए हूँ, समाज के लिए रहूंगा, समाज के लिए ही मरूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छा हुआ कि कल से हमारे समाज में वहां पे जम्मू में जो मेरे लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के, चाहे वो जगती में जो लोग रह रहे हैं, चाहे नॉन कैंप में रह रहे हैं, सब लोग कल से खुश है, खुशियां मना रहे हैं। हाँ तो साहब, एक चीज और हाँ गुलशन पूछूंगा। जी। जिस तरह से यहाँ 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बच्चे अब दिल्ली जाकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर में की जो आवाज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनकी आवाज को दबाया जा रहा था कि जो दिल्ली में कल 10 तारीख को जो प्रदर्शन होने वाला है? गुलशन जी, इस बात को मेरे ख्याल में अभी 60 दिन होने को है। ये प्रदर्शन कश्मीर से लाल चौक से हम्म। शुरू हुआ था, जिसके लिए मैं अपने जितने भाई बहन हैं वहाँ पे पीएम पैकेज में उनको मतलब सल्यूट करना चाहूँगा कि ये 32 साल में, क्या मैं कहता हूँ, जब हम कश्मीर में रहते थे तब भी इस तरह से नारे लगना वहाँ पे, और वहाँ पे भारत का झंडा लेके ये लोग निकले
और वो सबने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। सबसे पहले तो मैं इनको सल्यूट करना चाहूंगा। दूसरी बात, जब इनको वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग अमरनाथ यात्रा में लगे हुए हैं, उनको टूरिस्टों की परवाह है, ये वो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस क्लेम करते हैं जी, 370 हटने के बाद में 6 लाख यात्री गए हैं वहां पे, या 6 लाख टूरिस्ट गए हैं वहां पे, वो उसी काम में लगे हुए हैं। अब आप बताइए, कल जो ये वहां पे हमारे अमरनाथ के यात्री गए थे, क्या अरेंजमेंट था वहां पे? 16 लोग अभी तक मारे गए हैं और कितने अभी लापता है? क्या अरेंजमेंट है? हर तरह से ये फेल हो चुके हैं। उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकता। मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में एक ही चीज बोलता हूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के जो वहां पे, चाहे वो जम्मू के नेता हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हांडू साहब, पंडित आप जो आप बीजेपी में जम्मू घुसे में हैं। आप आप जम्मू में रह चुके हैं। जब यात्रा शुरू होती, जब हमारी स्टेट हुआ करती थी, जब यात्रा शुरू हुआ करती थी, पूरे शहर को सजाया जाता था, साफ सफाइयाँ होती थी, क्योंकि वेलकम करना है यात्रा का यहाँ पर। इस बार हुआ ये है, सबसे ज्यादा बजट जम्मू कश्मीर को मिला, लेकिन पूरा जम्मू जो है वो म्यूनसिपैलिटी ने खोद के रखा हुआ है। यानी कि चारों तरफ से तोड़फोड़ की हुई है। यात्रा आ रही है, कोई यात्री खड्डे में गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अब कई लोग वहां पर बह गए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या इनको पता नहीं था कि वहां पर इस तरह की आपदा, क्योंकि ये यात्रा जुलाई के महीने में शुरू होती है और इन दिनों में जो बारिशें हैं वो शुरू हो जाती है। क्या ये पहले अलर्ट नहीं थे इस चीज के लिए? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये हर तरह से वहां फेल हो चुके हैं। उसके लिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जो वहां पे हमारे नेता हैं, अपने आप को नेता कहते हैं बीजेपी के खासकर, वो लोग सेंटर को मिसगाइड कर रहे हैं। वो सेंटर को रियल ग्राउंड रियलिटीज और जो रियलिटी वहां पे है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब राहुल भट्ट की वहां किलिंग हुई थी, या जो रजनी बाला की किलिंग हुई थी, तो हम लोगों का खीर भवानी का मेला लगता था हर बार कश्मीर में। तो हमने कुछ, हमारे समाज के लोगों ने, हमारी समाज के जो कुछ एसोसिएशन हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब की बार हम खीर भवानी नहीं जाएंगे। इन्हीं का एक नेता मीडिया में सबके सामने इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कह रहा है कि पोने वाले का क्या होगा, घोड़े वाले का क्या होगा। फीडबैक तो गलत वहां से जा रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जम्मू कश्मीर में आज की डेट में, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, चाहे वो अमरनाथ एजिटेशन जो हुई थी 60 दिन में, उन दिनों जम्मू में ही था। उतनी बड़ी एजिटेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि तब भी यही बोला जा रहा है, आज भी बोला जा रहा है कि बीजेपी इज गुड फॉर अपोजिशन एट फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। इन्होंने वो कितने वो ब्लंडर किए? 63 दिन, वो 63 डेज की एजिटेशन हुई थी हांडू साहब। वो मैं मैंने वही खुद बता रहा कवर हूं की ना थी कि वो। हाँ, तो वो एजिटेशन बीजेपी ने की थी, उसका श्रेय मैं बीजेपी को देना चाहूंगा। रीजन क्या है, वो मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं आपको कि बीजेपी इज गुड फॉर अपोजिशन, दे कैन नॉट रूल। इन्होंने महबूबा के साथ हुकूमत बना ली, 3.5 साल बाद इनकी आंखें खुल गई। यही हमारे दो नेता है, सुरेंद्र अमरदार जी, अजय भारती जी, इनको एमएलसी बनाया गया। मैं गुलशन जी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से। मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, या मेरे कई भाई है जो हमारे 90% 95% लोग जो आज प्राइवेट सेक्टर में हैं, आज मैं कहीं इस उम्र में भी इंटरव्यू देने जाता हूं तो मेरे से बायोडाटा लिया जाता है। उस बायोडाटा मेरा एक्सपीरियंस दिया जाता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, मेरी लाइफ की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, मैंने क्या बनाया है, मैंने पुरानी कंपनियों में क्या परफॉर्म किया है। उस बेसिस पे, उस क्राइटेरिया पे हर जगह पे सिलेक्शन होता है। बीजेपी में वहां पे सिलेक्शन तो नागपुर से हुआ। ये तो 2 एमएलसी वहां पे हेलीकॉप्टर से डाले गए। इनकी समाज में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? इनको समाज में एमएलसी बनने से पहले कौन जानता है? इन्होंने समाज के लिए 32 साल में, या उस टाइम पे जब ये पीडीपी की बीजेपी सरकार में इनको एमएलसी बनाया, 3.5 साल वहां पे सरकार रही, क्या किया है इन्होंने? कभी इन्होंने असेंबली में कश्मीरी समाज के लिए कभी कोई सवाल उठाया? इन्होंने घर भर लिए। अभी मैं बताता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ गुलशन जी। अभी जो रिलीफ कमिश्नर ने कंप्लेंट की थी मेरे खिलाफ साइबर सेल में, आप बताइए, मेरे फरीदाबाद के घर का एड्रेस कहाँ से उनको मालूम है? आप बताइए मुझे। अगर मैं वहां रजिस्टर्ड माइग्रेंट हूं तो मेरा जम्मू के घर का एड्रेस है, क्योंकि मैंने आरटीआई की थी। यही बीजेपी वालों के बच्चे जो पीएम पैकेज में वहां पे बॉन्ड लिख के देके आए हैं, मैंने पीछे एक आरटीआई भी की थी, उसका आरटीआई का जवाब आया, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। गुलशन जी, मैंने एक और आरटीआई लगाई है कि मुझे पता चला, मेरे पास में कई प्रूफ भी हैं, जो मैं अभी जो नेक्स्ट एक्शन करने वाला हूं, कि इन्होंने अपने परिवार के जो इनके रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, उनको तो पहले ही सेफ गार्ड कर रखा है। उनको डेपुटेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में, मेरे पास एक ऑर्डर की कॉपी है गुलशन जी, आप हैरान रह जाओगे। एक बच्चे का ऑर्डर निकलता है, उसको जम्मू डेपुटेशन पे भेजा जाता है, और उसको ये बोला जाता है कि आपको तनख्वाह कश्मीर में मिलेगी।
आपको वहां जाके आप अपनी अटेंडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो मतलब उसको पेंशन मिल रही है, वो जम्मू में बैठा है। इसीलिए आज जो हमारे बच्चे वहां किसी तरीके से निकल के आए हैं, पिछले इतने दिनों से रिलीफ कमिश्नर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कहाँ है अजय भारती, आज कहाँ है सुरेंद्र अमरदार, आज कहाँ है अशोक कोल, आज कहाँ है अश्विनी तरंगू। उनको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी डेपुटेशन पे, उनके रिश्तेदार ऑलरेडी डेपुटेशन में जम्मू में ऑलरेडी बैठे हुए, इसलिए उनको दर्द नहीं हो रहा है। इसीलिए बेचारे पीएम लेकिन पैकेज वाले लेकिन मजबूर हो लेकिन गए आंटी हैं। साहब, चांद चांद जी जो भट्ट हैं वो तो कुछ और समझा रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसा अरे नहीं यार, मैं होता, वही वैसा होता है। गुलशन जी, मैं वही बोल रहा हूँ। चांद जी बट है कौन, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मेरे को 32 साल हो गए एज ए एक्टिविस्ट, समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इस आदमी, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सेल्फ स्टाइल लीडर बन गए, इन्होंने बीजेपी का चोला पहन लिया। है क्या इनकी औकात, बताइए मुझे, आ जाए मेरे साथ डिबेट में, मेरे को बताए 32 साल में समाज के लिए क्या किया इन्होंने। मैं अपना कंट्रीब्यूशन बताता हूँ या अपना कंट्रीब्यूशन बताए। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में 90 में, जब ये वहां से भाग भाग के आ रहे थे, लंगूर पहन के भाग के आ रहे थे वहां पे जान बचा के। मैंने क्या किया वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। 2008 में मैं अपने दम पे गया था वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए फारूकुल्ला। मैं यहाँ पे कोई सेल्फ प्रेज के लिए नहीं आया हूँ गुलशन जी, सबको पता है ये लोग, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है। ये लोग तो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे मिसगाइड कर रहे हैं, वहां से गलत फीडबैक दे रहे हैं, इसी वजह से वहां पे विनाश है। आज बताइए कि हमारे बच्चे वहां पे, हमारी बहनें वहां पे इतनी दिनों से बरसात में, इतनी कड़ी ह्यूमिडिटी में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक आप जम्मू में देख रहे हो। अल्टीमेटली वो बेचारे, ये नाकामी उनकी है कि उनको आंटी आज साहब, ये तो जंतर नहीं मंतर किया पे कल आ रहे हैं ये तो प्रदर्शन करने के नहीं लिए वो लोग। ये तो नहीं किया इन्होंने कि जो 300 करोड़ कमाकर डायरेक्टर साहब यहाँ से निकल गए, यही था कश्मीरी माइग्रेंट्स का सच। क्योंकि मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टा जो नौकरी कर रहे थे उसके ऊपर भी टारगेट किलिंग हुई उस पिक्चर आने के बाद। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जब ये बयान दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी थे ये बाहर निकल के आए थे। उन्होंने बोला था कि पिक्चर बंद कर दिए, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उसका उल्टा रिएक्शन दिया और उसके बाद जो टारगेट किलिंग थी वो दम ही नहीं ली, उन्होंने लगातार टारगेट किलिंग की। गुलशन जी, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या, मैं बताता हूँ आपको। 1986-87 में जब गन कल्चर कश्मीर में आया था, वो इसलिए आया था कि उस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ में अकॉर्ड किया था। उसके बाद जो भी हम्म। सईद सलाउद्दीन ले लो, यासिन मलिक ले लो, जितने भी मिलिटेंसी शुरू हुई, ये सारे मुस्लिम हम्म। यूनाइटेड फ्रंट एक पार्टी बनी थी वहां पे, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मुझे लग रहा है जो अभी ये 8वां हमारा पलायन वहां पे हुआ है, जो हमारे वहां पे टॉर्च बियरर्स में इनको कहता हूँ, जो 3,000 4,000 5,000 एम्प्लॉयज वहां पे गए थे बेचारे, तो ये एक राह थी कि एक जाएगा। क्योंकि हमारी कश्मीरियों की एक हिस्ट्री है कि हम कहते हैं कश्मीरी में कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमारे 11 घर रह गए थे वहां पे। तो ये एक अच्छा डिसीजन था कि ये लोग वहां पे जाएंगे। अब इसमें भी लोग घुस गए, ये इकोनॉमिक पैकेज था, इसको पीएम पैकेज बना दिया, उसके अंदर इनको खाटू साहब, बॉन्ड लिखवाए गए, उसमें भी आपने एक हमारे चीज बोली समाज के ही दलाल थे। आपने एक चीज बोली 8 बार पलायन हुआ है। लेकिन मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी कहते हैं कि 11 बार उजड़ चुके हैं तो क्या हो गया, अभी तो है तो यहाँ मैं ना। वही मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इनके, जब इनके घर उजड़ेंगे, इनको पता नहीं है आज की डेट में जम्मू में बैठ के सिदरा में क्या हो रहा है। इनको ये पता नहीं है अंकुर जी क्या क्या वहां पे अकेले लड़ रहे हैं, वहां पे क्या लैंड जहाज चल रहा है, ये सोए हुए हैं। हम भी इसी मुकाबले में थे कि हमारा पड़ोसी आएगा, हमको तो अपनों ने डुबाया, गैरू में कहाँ दम था। हमारे को जो मारने आए थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए थे, वहां से बंदूक लेके आए थे। मारने वाले तो ये थे, हमारे ही क्लास फेलो थे, हमारे ही यार अब दोस्त थे, आंटी साहब, हमारे कल ही कल का पड़ोसी थे। कल का क्या रहेगा, जिस तरह से जंतर मंतर पर आपका जो प्रदर्शन रहेगा, मतलब क्या अपील रहेगी, किसको आपका मोमेंटम जाएगा? क्योंकि जो सतीश टिक्कू जी थे उनका भी जो केस है उसको लटका दिया गया है। दिल्ली से वकील साहब आए लेकिन उनको उतरने नहीं दिया। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हालात सब कुछ ठीक है, सामान्य है। गुलशन जी, वही हैरानगी मैं ये कह रहा हूँ कि चलो वो एक सतीश टिक्कू का केस तो हम 32 साल से लड़ रहे हैं। 2000 क्या बोलते हैं इसको, 21 में हमने जनवरी में दोबारा केस फाइल किया था। अभी 6 तारीख को परसों ये केस दोबारा से रजिस्टर हुआ है, और हाई कोर्ट में हमने अपील डाली है। उम्मीद है कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ से दिल्ली या जम्मू, और उसके बाद भी हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा। मेरा मानने कहने का मतलब यही है कि अगर आज पीएम पैकेज वाले, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर बीजेपी,
या हमारे कश्मीरी समाज के जितने भी बीजेपी के नेता है, जब वो लोग सामने नहीं आए तो इन बेचारों के पास चारा नहीं था। ये बसों में बैठ के आज पहुंचे हैं यहाँ पे, कल सुबह जंतर मंतर से प्रदर्शन होगा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हम पत्थर नहीं मार सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम नहीं कर सकते, हम ट्रेनें नहीं जला सकते हैं। जो अभी ये जो अग्निपथ वाला कांड हुआ बिहार में, इतनी संपत्तियां जलाई गई। हम कश्मीरी पंडित पीसफुल है 32 साल से, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ना आज भी करेंगे। हम अपना रोष है प्रकट कर सकते हैं। अब दिल्ली आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भी जो कम्युनिटी के बेचारे हमारे एम्प्लॉय सड़कों पे बैठे हैं, उनके लिए कोई इंसाफ हो। वो यही बोल रहे हैं बेचारे कि भाई जब तक वहां पे हालात नहीं सुधरते हैं, बिल्कुल किलिंग, टारगेट किलिंग बंद नहीं होती है, हमें जम्मू में रिलोकेट कीजिए कुछ टाइम के लिए। वो कोई परमानेंट नहीं बोल रहा है। आपने सुने होंगे, आपने कवर भी किया है डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने। वो बोल रहे हैं कि जब वहां का आईजी ये बोल रहा है कि यहाँ पे जीरो मिलिटेंसी होने में अभी 2 साल लगेंगे, तो उनको बेचारों को कहीं सेफ जम्मू में उनको अटैच कर लीजिए। और जब सिर्फ कश्मीर हांडू में साहब जब सिर्फ वापस जाएंगे तो खाली पीएम ये पैकेज वाले बहुत नहीं जाएंगे। ये सिर्फ यही नहीं, बहुत से टीचर्स भी यहाँ आए हुए हैं, ड्राइवर्स हैं, जो सभी के सभी जम्मू में हैं, लेकिन उनको सेटल करने की बजाय जो मामला है उसको उलझाया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मनोज सिन्हा साहब, ऐसा लग रहा है कि चले जाएंगे, नकवी साहब आ जाएंगे, गोलमोल किया जाएगा, फिर इनको कश्मीर भेजा जाएगा, फिर पोर्टल ऑन करवाया जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ गुलशन जी, 32 साल से तो मतलब यही त्रासदी है। आज मैं देख रहा था, मेरे को किसी ने वीडियो भेजा है, अपनी आम आदमी पार्टी का कोई बंदा है, वो जाके बोल रहा है मैं कश्मीर गया था, मैं पीएम पैकेज वालों से मिला, मैं कल AK-47 उठाने के लिए 12 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों को AK-40, वो अपनी दाल रोटी सेक रहा है। हमारे कॉज के साथ तो हमेशा ऐसे ही लोग घुस गए। हालांकि उसको पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने कंडेम किया, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बिल्कुल कंडेम करता हूँ उनका ये स्टेटमेंट। हमें बंदूक उठानी होती तो हम 90 में ही उठा लेते। वो क्या अपनी रोटी सेक रहा है और अपने आप को बोल रहा है जी मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। क्या इसमें जासूस और क्या एजेंट घुसाए गए हैं गुलशन जी? यही तो त्रासदी है। अब केजरीवाल को ये मौका मिल गया, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में हो सकता है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो। केजरीवाल जोर लगा रहा है गुजरात में, केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है कश्मीरी पंडितों के कंधे पे बंदूक रख के। इससे पहले बीजेपी ने खेला। तो कश्मीरी पंडित का तो एक मुद्दा रह गया। कश्मीरी पंडित तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम, या जैसे कश्मीर फाइल्स में लोग फूट फूट के रो रहे थे, शाखाएं लग रही थी पिक्चर हॉलों में, बाहर निकल के लोग क्या नारे लगा रहे थे, जय श्री राम। आज कहाँ है वो? कहाँ है 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ हिंदू? आप देख लीजिए हो क्या रहा है इस देश में। मतलब हैरान की है, दुख है। आप देख लीजिए उदयपुर में क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद में। अब चलेगी उन कातलों के अगेंस्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे आप विकास दुबे की तरह एनकाउंटर क्यों नहीं करते? क्यों पालते हुए लोगों को? उसके बाद सर विकास महाराष्ट्र में दुबे की हुआ। बात आप कर रहे हैं, विकास दुबे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए मरवाया ना। अरे जो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी किया है, मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली आज कश्मीरी पंडितों का यूज हो रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 32 साल से हमारे साथ में यही है। बट 8 साल से खासकर जो हमारी उम्मीदें थी इस भाजपा सरकार से, एक भी उम्मीद पूरी नहीं हुई, एक भी। यानी कि अब विश्वास खत्म कल हो मैं चुका है। खत्म हो चुका, कल परसों मैं गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कोई बजट एलोकेट किया है कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे जैसे मुर्गे नहीं रखते हैं या बकरे रखते हैं, एक एक कमरे के हम्म। अब सेट बनाएंगे। अरे भाई 8 साल से आप सरकार में हो, कश्मीरी पंडित बेचारा क्या, जिसने इतने बड़े जमीनें छोड़ दी, जिसने बड़े बड़े महल छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, क्या आप उसको बकरे की तरह एक कमरे में रखोगे वहां पे? उसके माता पिता कहाँ रहेंगे? उसके जो बुजुर्ग हैं वो क्या जम्मू में छोड़ देगा उनको? और मियाँ बीवी एक कमरे में रहेंगे? क्या इनको पैरालिसिस हो गया है? उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गुलशन जी, इसके लिए इनको जम्मू कश्मीर से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनको प्रॉपर फीडबैक नहीं है। जो ये चोलादारी वहां पे बैठे हुए हैं, आप बताइए, बीजेपी में टेररिस्ट लिंक भी निकले हैं। अभी जो उदयपुर वाला कांड है, वो बोल रहे जी उसकी बीजेपी के साथ फोटोएं निकली है। जो अभी एक मिलिटेंट पकड़ा गया है, वो बोलते हैं जी इनका माइनॉरिटी सेल का पता नहीं आईटी में था या कुछ था, ये बोल रहे हैं कि वो तो एज ए प्रेस रिपोर्टर आ रहा था। ये देखिए कि क्या हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ बीजेपी के ऊपर। यही धांधली, यही पॉलिटिक्स सुबह से शाम यही चल रही है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा दबाया गया। कश्मीरी पंडितों का जब भी मुद्दा होता है वो कश्मीर फाइल्स के टाइम उठता है, वो इलेक्शन के टाइम पे उठता है, सेल्फियां खींची जाती है उस टाइम पे।
कि इनके साथ जो हुआ है। आज तक हमारा जोनोसाइड बिल पड़ा हुआ है, वो पार्लियामेंट में आज जब ये 370 24 घंटे के अंदर अंदर पार्लियामेंट में उसको धजिया उड़ा सकती हैं, 35A को हटा सकते हैं, क्या आज ये जोनोसाइड बिल वहां पे टेबल नहीं कर सकते? जोनोसाइड बिल ये मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ जोनोसाइड हुआ है। जब विवेक वो भी अभी अग्निहोत्री के साथ में सेल्फियां सीतारमन ने उठा रहे इसको थे, एक्सेप्ट किया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब इनको हम्म। फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एंडोर्स करना है कि हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ जोनोसाइड हुआ है, उस टाइम पे इनको सांप सूख जाता है। ये वही पार्टी है जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में, मैंने ये भी सुना है, मैं इसको मतलब कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कि वहां पे एक टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल टेबल किया गया था कि जो हमारे मंदिर वहां पे तोड़े गए हैं, जो हमारे मंदिरों की वहां पे दुर्दशा की गई है, जैसे माता वैष्णो देवी बोर्ड श्राइन बोर्ड बना है, तो वैसे ही एक टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल पास किया जाए, जिसको रेख देख के लिए वहां पे वो जो जो भी उसमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इसी बीजेपी ने उस टाइम अपोज किया जब ये अपोजिशन में थे। उस टाइम पे तो बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन जम्मू से थी, इन्होंने ही अपोज किया उस टाइम पे। तो ये बहुत लंबी कहानी है गुलशन जी, बहुत लंबी दास्तान है। मैं तो भुगत भोगी हूँ, चलिए मैं तो चलिए 32 साल से देख हांडू ही रहा साहब, हूँ। हो सके तो कल सुबह जो वहां पर प्रदर्शन होगा हम उसका लाइव दृश्य जरूर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुलशन जी, मैं कल वहां पे 9 बजे से पहुंच रहा हूँ। हम्म। अपने जो मेरे भाई बहन वहां से आए हैं, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, मेरा फर्ज बनता है, और आपके वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, कश्मीरी समिति दिल्ली है, एनसीआर में एसोसिएशन है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, फरीदाबाद में है, उन सभी अपील करता हूँ कि वो लोग भी आइए, और वहाँ पे जो हमारे भाई बहन वहाँ से आ रहे हैं और जो अभी संकट में हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कल वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को वो भी अपनी तरफ से सुबह उठ के फ़ोन करें, अपने क्या बोलते हैं मैसेजेस डालें, व्हाट्सएप ग्रुप है सबके पास में, कि कल वहाँ पे मैक्सिमम लोग पहुँचे, और जो हमारे ज्यादा जम्मू से से ज्यादा सरकार में आए पहुंचे। हुए हैं पीएम पैकेज वाले एम्प्लॉयज़, तो उनके समर्थन के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हो। ये मेरा निवेदन है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद हांडू साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन जी। ये थे राकेश हांडू जी, और विस्तार से है इन्होंने हमारे साथ बात की और सभी ये बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या है। और कल पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं जंतर मंतर दिल्ली पर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से उनकी जो आवाज है वो सुनी नहीं गई। और सभी के सभी जो बच्चे हैं आज जो है वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और सुबह उनका जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्या केंद्रीय सरकार की अब वहां पर आंखें खुलेंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार गुलशन जी।